Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। सूद का इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है, हमेशा की तरह मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद आमिर नकवी साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। रिबा कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। इस उसूल से इस रिबा को अल्लाह ताला ने हराम। इंटरेस्ट, सूद या रिबा और वो हराम, बिल्कुल हराम। गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। अमाउंट तक फिक्स किया गया है कि जो आपका नहीं है वो आपको देना है, देना की भी जरूरत है। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो सर हमारे जहन में एक चीज होती है, उसकी मदद करना। अपनी ईमानदारी दिखाई मुझसे तो फिर हम बाकी लोग भी मेरे नजर नहीं मानता थे। बिल्कुल, वो नमाज जनाजा पढ़ने में झिझक जाते थे अगर कोई कर्ज होता था उसमें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। हम लोग जो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि रिलीजन और ट्रेडिशंस को अलग करने की, ये रिलीजन क्या है, ट्रेडिशन क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड इन द वर्ल्ड फॉलोज द ट्रेडिशन। ये हमारा एक नजरिया है। इस सीरीज में जो हमारी नशिस्त है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम लोग उस पर इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की है ऑलरेडी। कुछ मिक्स पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज जो हमारे डिस्कशन का मौजू है वो है इंटरेस्ट, सूद का इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जगह है इस पर। तो हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है एडवोकेट मोहम्मद आमिर नकवी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका इस्तकबाल करते हैं हम फिर से। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जैसा कि हमने बताया कि आज हमारा मौजू है रिबा, सूद, इंटरेस्ट। एक तो ये जो तीन वर्ड है इसका इंटरप्रिटेशन कीजिए प्लीज कि ये रिबा, सूद और इंटरेस्ट ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग चीजें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी आज या इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी एक छोटी सी अकल की सीखने का और उसका तरीका है। ये कोई फतवा नहीं है और ना ही बिल्कुल हम लोगों का किसी तरह का इरादा है कि किसी तरह से हम किसी को कोई ममनू कर रहे हैं या किसी की बात को डिनाय कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी अपनी सोच है जो हम समझ पा रहे हैं, वो हम आपको तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई इसको सुधार करना चाहे तो बिल्कुल करे और बताए, हमको अच्छा लगे। सर सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रिबा का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जी, रिबा कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। रिबा का लफ्जी माने है, लफ्जी माने जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है इन टर्म्स ऑफ, जिसको आप एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जी, किसी भी शख्स को किसी पैसे को लेके एक्सप्लॉइट करना इज रिबा। अगर वो खुशी खुशी देता है तो वो रिबा नहीं, वो रिबा नहीं है, उस डेफिनेशन में नहीं है जिस उसूल से इस रिबा को अल्लाह ताला ने हराम। वो तो आउटराइटली हराम कहा गया है, रिबा हराम है और वो जो रिबा लेता है उसका अल्लाह और उसके रसूल से सीधी जंग। बेशक यही लफ्ज लिखा हुआ जी, मगर जो मैंने हर नशिस्त में कहा, दो चीजें दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। एक ये कि हर कानून के पीछे उसूल होता है और दूसरा जो कुदरती कानून होते हैं वो हमेशा रीजंस के साथ होते हैं। उनके लिए जो उनका कमांड होता है, उसूल बताए जाते हैं, वो उसूल के लिए होता है कि इस सिचुएशन पे जो तुम कर रहे हो ये हराम है और अगर अब भी तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो तुम हमसे जल कर। भाई अल्लाह की बताई हुई किसी बात को अगर हम डिनाय करते हैं तो सीधे सीधे माना जाएगा कि अल्लाह से हमने जल कर जी उनकी बात को डिनाय कर। मगर साथ ही साथ हर जगह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो कुछ भी हमने कहा है उसको समझो। हमने इसको आसान जबान में कहा है जिससे तुम इसको समझ सको। तो हमें हर कमांड को समझना जरूरी है। हेडलाइन ये बिल्कुल परफेक्ट है कि सूद लेना हराम है, जिसको रिबा से मेंशन किया गया है कुरान में। अब सूद मतलब ये होता है टू इंक्रीज योर अमाउंट, जो मनी लेंड किया गया फॉर मनी लेंड। तो इंक्रीज लफ्ज के साथ ये है कि वो इंक्रीज जो है वो एक्सप्लॉयटेशन तक होता है कि हम सब जानते हैं
सदियों से चला आ रहा है, और आज भी अगर आप चले जाइए तो बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने, बेचारों ने 1000 रुपए अपने घर के खाने के लिए दिए हैं और 10,000 दे चुके हैं, मगर उनके हालात पूरे नहीं हुए। ये हराम है। हम अगर किसी जरूरत के लिए किसी को कोई पैसा देते हैं, वो उसकी बेसिक नीड को पूरा करती है, और उस पैसे से हम जो है उसको इंटरेस्ट ले, उसको इंक्रीज करें पैसों को, या उसकी वजह से हम उस पर किसी तरह का जुल्म करते हैं, तो ये हराम है। अभी हम इस पर इसी मौजू पर पेपर मनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब ये अखलाकी जरूरत है कि किसी को जरूरत अगर है किसी आपके भाई को और आपके पास है, तो या तो आप मदद करें, और अगर मदद नहीं कर सकते तो आप कर्ज दे दें, और कर्ज जब देते हैं तो उस पर जो भी रिटर्न लेते हैं एक्स्ट्रा, तो इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, सूद या रिबा, और वो हराम। बिल्कुल पूरी तरह से अगर कैश लेंडिंग होती है, उसकी जरूरत अपनी किसी जरूरत को पूरी करने के लिए, या तो उसने उस पैसे को कंज्यूम कर लिया है, या उसने कहीं लगा दिया है, या उसको बहुत जरूरत थी उसने किसी को और फॉरवर्ड कर दिया है, अब दोबारा अर्न करके उसको वो पैसे वापस करेगा। अब उस पर भी इंटरेस्ट दिया तो इट इज डेफिनेटली रिबा, हराम हराम हराम, वो हराम हो जाएगा। हराम। मतलब अगर कैश का ट्रांजेक्शन हुआ वो हराम हो जाएगा, अगर काइन का ट्रांजेक्शन हुआ। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ जी कि जो मांगने जा रहा है उसकी जरूरत डिपेंड करती है इस चीज पे कि वो किस वजह से ले रहा है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम अपने शौक के लिए उधार ले रहे हैं या अपनी जरूरत के लिए। जी, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी आजाइश के लिए, हम अपने शौक के लिए उस पर इंटरेस्ट ले सकते उस पे ले रहे हैं किसी से पैसा, तो वो पैसा आपको क्यों देगा कि लीजिए हमारे पैसे से अपने शौक के लिए। मतलब ये उसका फैक्टर ही नहीं है, उसका सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों ले रहा है, जरूरत है, ये जरूरत नहीं है शौक में और मतलब जरूरत। वो आइडेंटिफाई करेगा कि अगर कर्ज दे रहा है तो ये जान ले कि वो उस पैसे का एंड यूज क्या है, एंड यूज क्या है, वो किस पर्पज से मांग, ये जानना जरूरी है। ये करना। दूसरी बात क्या है कि इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज आप नहीं कर सकते, या मैंने जितना समझा है, जिसमें आपकी ग्रोथ उस पर फर्क पड़े, ठीक है, आपके सर्वाइवल पे फर्क पड़े। जी। अब जैसे आजकल का जो सिनेरियो है उसमें एजुकेशन लोन भी होता है, उसमें बिजनेस लोन भी होता है। अभी हम बैंक में नहीं जा रहे हैं, अभी हम पर्सनल। चलिए पर्सनल, अगर हम पर्सनल किसी से कोई पैसा ले रहे हैं, ये बिल्कुल अलग सिनेरियो बन जी जाए। अगर हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने भाई की जरूरत भर की मदद कर सकते हैं और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें उससे एडिशनल एक पैसा नहीं लेना चाहिए। और अगर हम ये देख रहे हैं कि वो पैसा वापस करने में कासिर है, तो हमें माफ कर देना चाहिए या ढील दे देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर वो टाइम मांग रहा है तो उसको टाइम दे देना चाहिए। ये पर्सनल ट्रांजैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने, मतलब एक शख्स ने बिजनेस के लिए, बिजनेस में जैसे आपका बिजनेस चल रहा है और आपके बिजनेस में आपने स्टार्ट किया है, मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया मैंने, अब उसे अगर कर्ज की तरह से इन्वेस्ट किया या हमने प्रॉफिट शेयरिंग की तरह से इन्वेस्ट किया, दोनों तरह के हो सकते हैं। अब आपका बिजनेस में पैसे फंस गए या डूब गए या फंस गए, तो मेरे हुकूक क्या है इसमें? आपके हुकूक जो है वो बेशक वो पैसा आपका है, अब फिर डिपेंड करता है आपकी अपनी पोजीशन पे। अगर उतने पैसे से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माफ उसको सुकून से जीने दीजिए, है ना, या फिर उसको इतना वो दे दिए वक्त कि तुम जब कर पाना तो हम दे दें। अब ये भी उस पे एक जिम्मेदारी बनती है कि जिसने उसको उधार दिया है, उसका उधार वो उसको वापस करे। जी बिल्कुल आपको जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर हम उस पर मुतालबा करते हैं कि हमने 5 साल पहले 7 साल पहले आपको मैंने अमाउंट दिया, मैं जानता हूं कि आपने उससे कमाया भी नहीं है, मैं जानता हूं कि आपका पैसा फंसा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ जरूरत है इस वक्त, तो मैं क्या करूं? जबरदस्ती कभी नहीं कर सकते।
अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेने का मेरा राइट है कि नहीं? मैं जान रहा हूं कि आपका फंसा हुआ है या आप तो परेशान है। देखिए, मैंने यही कहा कि रिबा का जो मतलब है वो एक्सप्लॉइट करना जी। अगर हम अपनी जरूरत के लिए किसी को जिसके पास हमारा पैसा नहीं है, मतलब हमारा पैसा खर्च हो चुका है, वापस करने लायक तो नहीं है, और उस पे हम किसी किस्म का जुल्म करते हैं, तो मेरी नजर में वो रिबा है। आपके पास दूसरे सरमाए हैं, दूसरे सरमाए मतलब जरूरत वाले हैं आपके पास, मान लीजिए दुकान है, मकान है आपके पास, लेकिन क्योंकि वो पैसा तो फंस गया जो मैंने आपको दिया था, तो मैं आपको कायल कर सकता हूँ कि आप कहीं से भी बैंक से लोन लेके कहीं से भी आप मुझे पैसे दीजिए और या इंटरेस्ट या हम पैक नहीं करते, मगर हम ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए साहब, आपका मकान है, आप उसको बेच लेना पैसा, इसमें कोई नहीं जी। आपके पास दुकान है, आप उसको बेच लेना पैसा, क्योंकि हम अपना पैसा दें, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा लेने का एक्स्ट्रा लेने का कोई नहीं है। आपने एक लफ्ज कहा था कि अगर कोई किसी के साथ इन्वेस्ट करता है जी, इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला ये है कि कल हम आपके साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जाहिर बात है जब हम बिजनेस आपको एक प्रपोजल दे रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट दिखाएंगे, तभी आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट लाएंगे। उसमें हमने कहा देखिए इसमें हम लोगों को 40% का फायदा जी। उसमें आपने कहा ठीक है, ये 40% जो आपको फायदा है आपका प्रोजेक्टेड, उसमें 5% हमारा जी। इट डजंट मीन कि 40% हो ना हो 5% आपका प्रॉफिट वही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर 1% भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 5वां हिस्सा आपका या 4वां हिस्सा जी, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जायज है, इसमें कहीं कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ है आपका प्रॉफिट तो फिर हमको एक्स्ट्रा पैसा, हाँ, क्योंकि हमने आपके साथ इन्वेस्ट, लेकिन आपने इस जिम्मेदारी ली थी उस बिजनेस की, तो लॉस के तो हम जिम्मेदार फिर भी होंगे। आपने जिम्मेदारी ली थी उस बिजनेस की। हमने आपको ये बताया था कि हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं और जाहिर है सब कुछ सामने, तो जिस वक्त आपको हमने अपना प्रोजेक्ट दिखाया था जी, उस वक्त आपको मालूम था कि इसमें दोनों काम हो सकते हैं, या तो ये प्रॉफिट हो सकता है या लॉस। अब ये हमारी ईमानदारी है कि अगर हमने 40% के प्रॉफिट में 5% आपको दिया हुआ है और वो प्रॉफिट 60% हो जाता है, तो हमें इस 5% के हिसाब उसी रेशियो से ही आपको बढ़ा देना चाहिए जी। ये हमारे जिम्मेदारी जी। अब मैंने एक और केस लेते हैं कि हमने आपको या आपने मुझे एक कर्ज दिया, आज से 5 साल पहले कर्ज दिया, मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं आपने किया, कर्ज दिया मुझे 5 साल पहले। मैंने आपसे 10 लाख रुपया कर्ज मांगे, आपने कोई अपने सोने की चीज सेल करके और मुझे 10 लाख रुपया मुझे दे दिया। अब आज मैं इस पोजीशन में हूं कि आपका पैसा मैं लौटा दूं। आपका मैंने 10 लाख रुपए लौटा दिया, आप फिर सुनार के यहाँ गए और आपने जितना माल बेचा था उसका आधा माल अब मिल रहा है या 75% माल मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किसका हुआ? दो बात जी। नंबर 1, आपने जेवर बेच के जो भी पैसा दिया वो बताओ नकद दिया जी, ठीक है, और आपने उसको जो दिया था पैसा, उसको इन कैश दिया था जो उसकी जरूरत थी, जो मेरी जरूरत थी, उसने वो कैश दिया था। आपने जहां से भी अरेंज करके दिया, क्या आपने बहुत आला काम किया, अल्लाह इसका बहुत अजर देगा, मगर उस लॉस की जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन उसूल आपने बताया एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर आपका एक्सप्लॉयटेशन मैं कर रहा हूँ कि आपने अपना एक सोना सेल किया जी, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने वो पैसा कैसे दिया। अब सब बात आती है अखलाकी जिम्मेदारी, वही मैं आ रहा था, मैं आपसे कह रहा था। अब ये हमारे और आपकी बात है कि हम अपने ईमान के कितने पुख्ता हैं कि अगर हमें मालूम है कि इनके इस 10 लाख से हम 50 लाख कमा चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इनको कम से कम हम उतना दें जितना इन्फ्लेशन कम से कम हम इतना दें, जबकि हमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी देनी चाहिए। इससे ही बिजनेस आगे बढ़ते हैं, इससे एक दूसरे पे लोगों का इत्तेफाक बनता है, इससे ही लोगों की जो आपस में लेन देन है वो आसान जी। देखिए ये जो पेपर मनी है वो तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, पेपर मनी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये पेपर मनी जो होता है, आप पिछले साल अगर जो 1 लाख रुपया था
अगर वो नोट आप 1 लाख रुपया की बोलेंगे 1 लाख रुपया, बट इट इज नॉट इक्वल टू 1 लाख रुपया ऑफ लास्ट ईयर। बिल्कुल वो 1 लाख रुपया नहीं है, वो है 97, 96 ये है। ठीक 3-4% जो इन्फ्लेट हो गया, वो इन्फ्लेशन जो हुआ है तो उस मनी की वैल्यू घट गई। मनी एज अ काइंड, मतलब एज अ गुड्स हम लेते हैं अगर, तो उसकी वैल्यू घट गई। अब इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रांजेक्शन कैसे होना चाहिए? सर ऐसा है कि जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो सर हमारे जहन में एक चीज होती है, उसकी मदद करना। जी ठीक है सर। और जब हम मदद करते हैं तो उस वक्त हम डिप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन को नहीं कंसीडर करना चाहिए। अगर हम उसको बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ तो हम हर चीज कंसीडर करें, मगर अगर हम मदद कर रहे हैं, आपने हमारी मदद कर दी 1 लाख रुपए की, नहीं, मदद की वजह मदद भी नहीं, आप इसी पे हम कह रहे हैं मदद पे। हमने कहा भाई हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है, को मदद कर दी, आपने हमको 1 लाख रुपए दिए, 2 साल बाद हम आपको 1 लाख रुपए दिए, आपने कहा इसकी वैल्यू जो है तो 93 होगा, 1,07,000। जी, अगर हम इस लायक हैं कि हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। अगर हम नहीं है तो हमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मदद की तरफ हो रहा है। मदद है सर। मतलब इसमें अगर हम ज़कात का पहलू ऐड करते हैं तो मदद या कर्ज, मदद हो गई तो एक तरह से ज़कात हो गया, और अगर कर्ज हो गया तो वो कर्ज बहुत सवाब का काम है, और वो कर्ज के बदले में हमें रिटर्न नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन वाली जो बात है उस पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि उसी पर बेस्ड आप समझिए पूरी बैंकिंग है, बैंकिंग का निजाम है वो इन्फ्लेशन पर बेस्ड ही है। क्योंकि आप पैसे अगर जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे और 10 साल बाद निकालेंगे, अगर उतना ही आपको मिलेगा तो फिर ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। सर जी, बात से भी है कि अभी आपने खुद में उन 2 अल्फाजों को रख दिया, एक मदद करना है, कर्ज लेना, 2 अल्फाज। जी, ठीक है। मदद में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि 1 लाख भी हमको वापस मिले, और कर्ज में हमको ये रहता है कि कम से कम हमको इतना वापस मिलना चाहिए। इस मकसद को हम लोगों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। अगर हमने आपसे मदद मांगी है और आपने हमको दिया है तो आपका ये इखलाकी फर्ज है कि वो मदद करे। अगर आप हमारी कर सकते हैं बिना इस कंसिडरेशन के कि ये पैसा आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमने आपसे कर्ज लिया है तो फिर उसी किताब में लिखा हुआ है कि लेन देन लिख लो, ठीक है, तो वो कर्ज फिर लिखा जाएगा। उसमें आप लिख सकते हैं कि देखो तुम साल भर बाद वापस करोगे, ठीक है, और जो सोने की वैल्यू आज है उसमें जो भी बढ़ेगी उतना हम तुमसे लेंगे। इसमें हमारी नजर में कोई गलत नहीं, जिसमें आपने कोई फिक्स रेट नहीं दिया। हो सकता है सोना जो है ना बढ़े। अगर ये उसूल अगर जिंदगी में आ जाए तो आधी जो टेंशन है वो इंसान की खत्म हो जाएगी। तो इसमें इसी मौजू पर हम आगे बढ़ते हैं कि जो बैंकिंग निज़ाम, प्रिवेलिंग बैंकिंग निज़ाम है पूरी दुनिया में, और दुनिया में जो लेन देन है, मतलब ये जो डिस्कशन है इससे ये चीज़ें निकल के सामने आई कि एक्सपोर्टेशन एक तो होता है इंटरेस्ट पे, दूसरा ये कि गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। ये सिर्फ इंसान में ही अप्लाई नहीं होता, ये मुल्कों में भी अप्लाई होता है। जो गरीब मुल्क है उनको वर्ल्ड बैंक से कर्ज देना पड़ता है और वो इंटरेस्ट के वजह से और गरीब होते जाते हैं, और अमीर देश और अमीर होते जाते हैं। ये उसूल है, वहां भी लागू होता है। तो इंटरेस्ट को अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन ही है। लेकिन ये जो अभी प्रिवेलिंग बैंकिंग निज़ाम है उससे आप कितना मुतमईन है, क्या वो सही है या पूरी तरह से हराम है, या उसमें कुछ तरमीम की गुंजाइश है जो अभी चल रहा है, या उससे दूर रहना चाहिए कम से कम मुसलमानों को? इसको मैं थोड़ा सा जी बड़े उसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोगों को दिमाग में ये रखना चाहिए कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए। और इस तरह का एक दस्तूर था कि जो मुझे मालूम नहीं कि कौन सी हदीस है, मगर हमारे नबी के रेफरेंस से ये बताया जाता है कि वो नमाज जनाजा पढ़ने में झिझक जाते थे अगर कोई कर्ज होता था उसमें। कोई जी, और बाकायदा वहां अनाउंस किया जाता था इस पे कोई कर्ज तो नहीं, अगर है तो माफ करो।
या फिर ऐसा कोई आगे बढ़ के आए जो कहे इसके कर्ज हम उठाते हैं और हम इसके अदा करते हैं। तो कर्ज की ममानियत तो इस हद तक है। तो ये जो कर्ज के लिए कहा जा रहा है, तो कर्ज कैश कर्ज नहीं लेना चाहिए जी। तो उसमें हम इस पे अक्सर हम लोग बात करते हैं जो हम लोग बैंक से कर्ज लेते हैं या जो दुनिया की इकानमी, तो अगर जरूरत है आपको कर्ज की पैसों की तो क्या करेंगे? ऐसा है कि जो इस्लाम ऐसा मजहब है जो 100% सोशलिज्म, इस्लाम में एक सर्टेन अमाउंट तक फिक्स किया गया है कि जो आपका नहीं है वो आपको देना है, वो मौके की जरूरत है। उसके बाद पता नहीं कितनी जगह पे अल्लाह ताला ने ताकीद की है कि पैसा जमा मत कर, और अगर कोई जरूरतमंद सवारी तुम्हारे पास आता है और तुम उसको दे सकते हो तो उसको दे दो। तो अगर हम इस सोशलिज्म के पैटर्न पे चल रहे हैं, जो अगर हम उसको इस्लाम से रिलेट करें, तो हमारे ख्याल में किसी मुसलमान को तो कम से कम, वैसे तो उसमें कोई मुसलमान का जिक्र नहीं है, सवारी से सवारी कहा गया है कुरान में। सवारी जो मांगने वाला है वो सिर्फ मांगने वाला, उसका कोई मतलब नहीं। तो फिर सोसाइटी में कर्ज लेने की जरूरत बहुत कम है। अब क्या है कि जब एक पैसा एक जगह रुक रहा है, हम लोग उस सोशलिज्म एटीट्यूड से बाहर आ गए। अब हम लोग 100% कैपिटलिस्टिक हो गए। हम लोग पैसा जमा भी करते हैं, हम लोग पैसा बढ़ाने में भी यकीन करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कितनी ही बड़ा सरमाया अपना बना लें जी, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ गए तो बहुत नेचुरल है कि हर शख्स की अपनी जरूरत है। किसी के लिए, अब आप बैंक पे आ जाइए, बैंक से कर्ज लेना जो है वो, इसके पहले ये हुआ कि आपने कहा कि जो भी हमारे जरूरत से ज्यादा है वो दूसरों का है। हमने जिसने भी सवाल किया हम उसको देते गए। अब उसमें कुछ ऐसी एक कौम पैदा हो जाएगी जो कुछ नहीं करेगी, सिर्फ जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी मेहनत पर वो अपना गुजारा करेगी। ऐसी एक कौम पैदा हो जाएगी। अगर आप ये कहेंगे कि हमारी जरूरत से ज्यादा जितना है आप वो सब उनका है जिनको जरूरत है, तो वो काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होगा उनके पास। सर आपके सवाल को मैं सवाल करता हूँ, क्या आप समझते हैं कि आपकी मोटिवेशन है काम करने का, वो इनके पास नहीं है तो नहीं है। हमारा ये एक तरह का, सिर्फ आप समझ लीजिए, एक एलिबाय है, ठीक है, जो हम लोग कह देते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो उनकी आदत पड़ जाएगी। पता नहीं कितने आज भी ऐसे मौजूद हैं जो पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। आपसे मैंने पैसे लिए जी, और हमने अपने घर का राशन लाए, कपड़े लाए और शेल्टर का इंतजाम किया, वो तो ठीक है। आपसे मैंने पैसे लिए, आदत पड़ गई क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा है वो हमें दे देते हैं। अब हमने शराब पीनी शुरू कर दी क्योंकि हमको मिल रहा है पैसा, शुरू कर दी। तो ये क्या ठीक है आपका हमको देना? फिर अगर शराब पीने वालों को देना बंद कर दिया जाए जी तो अल्लाह ताला क्यों देता है? तो आपकी जिम्मेदारी अगर अल्लाह ताला ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो शराब पिएगा, जो जुआ खेलेगा, जो सिगरेट पिएगा, उसको हम पैसा नहीं देंगे, है ना, तो सारे जितने शराबी थे सब भिखारी थे। तो सर ये रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं लगता। हाँ, आपकी ये बात मैं मान सकता हूँ कि अगर मेरे पास इतना पैसा है कि एक शख्स हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि साहब हमारे घर में खाने को नहीं, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि अगर हमें अल्लाह ने इतना दिया है या हमारे साथ के लोगों को दिया है कि उसको हम एक छोटी सी दुकान खोल के दे दें, देखो ये तुम्हारा जरिया माश है, यहाँ से कमाओ अपने घर। ऐसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है, जब कोई जरूरतमंद आया तो उसको तो सही तरीका है। अब एक ऐसा आया है जिसका हमें मालूम है वो काम नहीं कर सकता, अपाहिज नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, ये भी है, हम ये भी मान ले रहे नहीं, तो उसकी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि उसके घर में फाका नहीं, हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर उतनी हद तक, ठीक है। और किसी को पैसा दे के हमें पीछे पड़ना कि उसका वो कर क्या रहा है जी, तो सर वो हमारी नजर में अच्छी बात नहीं है। चलिए फिर हम लोग आते हैं बैंकिंग पर। जी, तो बैंकिंग का निजाम जो है वो कैसा है?
सर बैंकिंग का निजाम जो डिपेंड है वो सिर्फ इसी पे है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जिनके पास पैसा है उनका पैसा अपने पास जमा करते हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और बाकी जो जरूरतमंद हैं उनको वो पैसा दे देते हैं। उस पैसे को रखने के लिए, ठीक है, वो एक कमिटमेंट करते हैं जिसका पैसा होता है कि हम तुमको अपने यहाँ जो पैसा रखते हैं हम तुमको 1% इसका देंगे, क्योंकि तुम पूल कर रहे हो एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यू आर अ पार्ट, तो उसका तुम्हें ईएमआई के नाम की पता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि बैंकिंग की जो बिजनेस सिस्टम है वो इतना वाइड हो जाता है कि वो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसमें से हम इतना 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 देंगे। मिसाल के तौर पे एक बैंक के 20 लाख अकाउंट, उस शेयरिंग को कैसे लाएंगे? नहीं, एक्चुअली रियल टाइम होती है रिकॉर्डिंग, इसीलिए और हर क्वार्टरली होता है तो बैलेंस शीट बनती है। उन्होंने फिक्स कर दिया कि साहब अब हम आपको 2% देंगे, जितने हमारे यहाँ जमा करेंगे हम 2% देंगे। 2% हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे एक सोशल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके इस पैसे से हम कमा रहे हैं। जो आपने हमारे पास पैसा दिया है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हम कमा रहे हैं। साथ ही साथ हम उन लोगों तक वो पैसा पहुंचा रहे हैं जो उन तमाम चीजों से महरूम है, जो वो पा तो सकते हैं मगर उनके पास एक मुश्त पैसा नहीं। एक आदमी जो है जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो गाड़ी रख सकता है, पेट्रोल खर्च कर सकता है, मगर 10 लाख रुपए एक साथ जमा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इतनी और जिम्मेदारी है। मगर वही गाड़ी जो है वो 3,000, 4,000, 5,000, 10 लाख वो ले सकता है जी। तो वो उनको एक तरह से प्रिविलेजेस भी देते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस डेवलपमेंट होता है। मतलब जो बैंक का जो लेंडिंग है वो एक तरह से हायर परचेज पे है। और अगर मतलब इसको हम बहुत ऐसे देखें तो बैंक हमेशा आपसे जिस वक्त आप जाते हैं बैंक में वो बता देता है इतने % हम आपको देंगे और महीने में इतना देना है जी। और बैंक अपने आप से असेस कर लेता है कि आपकी अर्निंग में आप इतना दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे, पोजीशन देता है, और अगर नहीं दे पाएंगे तो लोन नहीं देता है, फिजिबिलिटी एनालिसिस करता है कि आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात वो चीज वो अपने नाम करता है, वो आपकी नहीं होती, हाइपोथेकेटेड होती है या मॉर्गेज होती है। मॉर्गेज होती है, ये हमारी गाड़ी है, आपको हम दे रहे हैं चलाने के लिए, इसके एवज में जब तक आप पूरा पैसा हमें नहीं दे देंगे तब तक ये गाड़ी हम आपको नहीं देंगे, चाहे गाड़ी हो चाहे घर हो चाहे जो भी। नहीं दे तो पोजीशन तो दे देते हैं, वो पोजीशन देते हैं, मिल्कियत नहीं होता, मिल्कियत नहीं ट्रांसफर करते हैं, मिल्कियत तक ट्रांसफर मिल्कियत जो होती है एक्चुअली वो लियन मॉर्गेज या पैसा उनको वापस मिल जाए जी। तो अब ये जो बैंक की फैसिलिटी है इसका वजह क्या है, ये डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मिसाल दें, हम लोग थोड़ा सा पहले जाए तो 90s में आपको गाड़ियां बहुत कम दिखती थी जी। लेट 90s से फाइनेंस इजी किया गया गाड़ियों, किया गया। उसके बाद गाड़ियां बहुत खरीदी जाने लगी। उसके बाद कितनी आपकी मोटर इंडस्ट्रीज इंडिया में आ गई, कितनी स्कीम चली उसमें तो आसानी के साथ, उसकी वजह से कितने लोगों को जॉब मिली जी, कितने लोगों के घर का जरिया तो बैंकिंग जो है बेसिकली एक जनरल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत है। इसको आपने कहा कि कैश लेंडिंग है ना, तो बैंक कैश लेंडिंग भी करता है, पर्सनल लोन देता है जो कैश लेंडिंग होती है, उस पर वो इंटरेस्ट सर उससे अवॉइड करना चाहिए, उससे अवॉइड मैं हराम का लफ्ज नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा लफ्ज हो जाता है जी, उसको अवॉइड करना। वो भी अगर हम किसी पर्पस से लेते हैं और शेयरिंग बेसिस कर देते हैं उसको, तो वो भी अलाउड हो जाता है। और आमतौर से होता है बिजनेस में, बैंकिंग लोन में, कि बैंक जब वो न्यू एंटरप्रेन्योर को लेंडिंग करता है, ईएमआई शुरू हो जाती है, कभी मोरेटोरियम भी होता है, थोड़ा मोरेटोरियम के वक्त में भी इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो शुरू में क्या होता है कि उसे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ज्यादा लगती है, शुरू में उतनी उसका टर्नओवर उतना नहीं होता है, लेकिन बैंक की जो जरूरत होती है, बैंक जो वो देना होता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोन वो गलत डिक्लेरेशन देना शुरू करता है कि हमारे पास स्टॉक इतना है जबकि स्टॉक कम होता है। तो इसकी वजह से वो बिजनेस
डाउन होना शुरू हो जाता है। और आमतौर से जो इसीलिए बैंक अवॉइड करता है न्यू एंटरप्रेन्योर को देना, वो सोचता है कि रनिंग बिजनेस को टेक ओवर भी करना हो तो रनिंग बिजनेस को देते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर को नहीं देते। तो मेरे ख्याल से न्यू एंटरप्रेन्योर्स के को लेंडिंग के लिए जो पॉलिसी है उससे रिफॉर्म करने की, वो सर बैंकिंग होनी चाहिए, उसमें रिफॉर्म बैंकिंग करने में की होनी जरूरत चाहिए। है। सर आपको मैं ये भी बता दूं कि जो एक्सप्लॉइट करना मना है तो एक्सप्लॉइट होना भी मना है। हम झूठ बोल के बैंक से पैसा उठा रहे हैं और इस लायक नहीं है कि उसको हम वापस कर सकते हैं, तो हमने खुद ही अपने आप को एक्सप्लॉइट कर दिया जी। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैंक में ये तय हो जाता है और कोई रास्ता भी नहीं है एक्चुअली, जितने भी जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और कोई रास्ता नहीं है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रपोजल्स और पोजीशन दे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता उसके पास। तो उसको देना ही होता है अगर कुछ इस्टेब्लिश करना है। बिल्कुल सही। और ऑप्टिमिस्टिक होता भी है बिजनेसमैन शुरू में, कोई नया एंटरप्रेन्योर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है तभी काम करता है, लेकिन नहीं होता आमतौर से। तो नहीं होता है तो फिर वो एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है, इसके ऊपर अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए सर। और बैंक को हम इसलिए ज्यादा बैंक के खिलाफ नहीं होते हैं कि बैंक एक लौटी चीज है कि वो अमीरों को लोन देता है। आपके पास जमीन है तो आपको लोन मिलेगा, आपके पास घर है तो आपको लोन मिलेगा, आपके पास स्टॉक है तो आपको लोन मिलेगा जी। मतलब हैसियत वालों को लोन देता है तो, और जो हैसियत वाले हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन रहेगा। हाँ, हैसियत वालों को भी देता है और न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू एंटरप्रेन्योर को देता है तो उसमें जो बैंकिंग रिफॉर्म सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग है। और हमारा मानना ये है कि इसमें जो हमारे इस्लाम में कहा गया है, हम लोगों को वैसी सिस्टम बनाना चाहिए, एक सोशल पूल करना चाहिए। जो लोग इस तरह के जरूरतमंद हो उनको पैसा दें और उनसे ये वादा दें कि आप इसमें, मतलब अगर कोई बैंक आपका अपना कोई बैंक से जाके लोन ले रहा है और आपके पास पैसे हैं तो फिर आपकी आप रोक दीजिए, ये आप रहने दो यार, तो हमसे इस्लाम यही कहता है जी। और उसे अगर एक्चुअली वो ऑनेस्टी बढ़ती है तो फिर आप इस तरह का ऑफर करना शुरू कर देंगे। कर दें सर। वजह ये है कि वापसी जो है जी ज्यादा इस्टेब्लिश करती है अगले लोन, अगले। और एक आपने ईमानदारी दिखाई मुझसे तो फिर हम बाकी लोग भी मेरे नजर नहीं मानता। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। हमने इंटरेस्ट पर बहुत सारे जो मुगालते, बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे लोगों के दूर हुए होंगे। और हम ये भी कहते हैं कि जिनको भी इसमें कुछ ऐड करना है जरूर पार्टिसिपेट करें, ऐड करें। हम उसमें सुधार भी करेंगे, अगर कोई गलती हुई है हमसे या कुछ छूट गया है तो उसमें ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर अगली आप फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।